थैंक यू डॉक्टर राम। थैंक यू पूरा टीम, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम, उम्मीद फाउंडेशन, मोतीबारी विकास मंच, आप सब लोग जो जुड़े हैं। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य यही है कि इस कोरोना पैंडेमिक में लोगों को बहुत ज़्यादा हम लोग जागरूक करें। और इसके तहत जो है हमने ये ऑक्सीमीटर बैंक बनाने का एक प्रोग्राम रखा है। ऑक्सीमीटर बैंक बनाने का इसलिए प्रोग्राम रखा है क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र में सबके घर में ना तो थर्मामीटर होता है ना तो ऑक्सीमीटर होता है। शहरों में भी मेट्रोज में लोग रखते हैं थर्मामीटर। ऑक्सीमीटर अभी जब से कोरोना चालू हुआ है तो लोगों ने रखना चालू किया है। और अपने आप में ये बहुत छोटा हथियार लेकिन बड़ा कारगर हथियार है। जैसा कि हमको मालूम है कि सबसे पहला अटैक जो होता है कोरोना वायरस का, वो लंग पे होता है, फेफड़े पे होता है। और उसकी स्थिति जानने के लिए कुछ नेचुरल तरीके हैं, कुछ मशीन के तरीके हैं। उसमें जो सबसे प्रामाणिक और ऑथेंटिक तरीका है वो ऑक्सीमीटर की रीडिंग है। आप लोग को हो सकता है कि ये भ्रम हो कि ऑक्सीमीटर में गलत बता रहा है। कई बार इस तरह के लोग भ्रम के शिकार हो जाते हैं, नहीं नहीं ऑक्सीमीटर खराब है, 80 नहीं है, मैं तो सामने से बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। उस भ्रम में मत पड़िए, क्योंकि अगर वो भ्रम भी है तो उस भ्रम को दूर करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि ये ऑक्सीजन ऐसी चीज है कि अगर कम हुई तो 12 घंटे में के अंदर आदमी की डेथ हो जाती है। बाकी सब बीमारियों में आपको महीने भर, 10 दिन, 15 दिन का टाइम मिलेगा। लेकिन ऑक्सीजन और हार्ट अटैक, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें आदमी को टाइम नहीं मिलता है, और उससे हमको ये ऑक्सीमीटर बचा सकती है। भले ही आप ऊपर से बहुत स्वस्थ दिख रहे हो, लेकिन अगर आपकी रीडिंग जो है ऑक्सीमीटर पे 80, 90 ऐसे दिखा रही है तो आपको चिंता करने की जरूरत है। और आप 2-3 ऑक्सीमीटर पे चेक करिए। आप अपने ही ऑक्सीमीटर पे नहीं, 2-3 ऑक्सीमीटर पे चेक करिए। नहीं तो उसी ऑक्सीमीटर पे अपने साथ जो 3-4 लोग खड़े हैं उनको बोलिए कि आप ही चेक करें। अगर उनका 95 प्लस बता रहा है और आपका 82 बता रहा है, मतलब मशीन की गड़बड़ी नहीं है, आपका ऑक्सीजन कम है, आपको इमीडिएट जो है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो ऑक्सीमीटर से सिर्फ फेफड़े की स्थिति ही नहीं पता चलती है। आजकल आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद बहुत से लोगों को हार्ट अटैक की भी समस्या आ रही है, हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। वो बेसिकली, या बहुत सारे ऑर्गन की फेल्योर की सूचना आ रही है कि ये ऑर्गन फेल्योर हो गया, ये अंग फेल्योर हो गया। उसका जो मेजर कारण है, वो मेजर कारण एक ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हर अंग में जाता है, जो भी हमारे शरीर के अंगों में जो ब्लड की सप्लाई होती है वो अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए होती है, तो उसमें ऑक्सीजन का बड़ा योगदान रहता है जो ब्लड में मिश्रित होता है। तो अगर उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो वो जब जिस अंग को जाएगा वहां पे सही मात्रा में ऊर्जा को नहीं वहां दे पाएगा, तो वो अंग भी प्रभावित हो जाता है। उसी तरह से हार्ट में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कम होगी तो हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कोरोना के बाद बहुत से लोगों को ठीक होके आ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है हार्ट अटैक की समस्याएं आ रही हैं। और दूसरी बात, एक चीज और ध्यान में रखना है अपने आप को, जो डॉक्टर राम पूरा डिटेल में बताएंगे, और इस बार हमारे सेशन में आप लोगों के प्रश्न और उत्तर भी लेंगे ये, क्योंकि बहुत सारी शंकाएं हैं जो आपको होंगी। दूसरा चीज, एक चीज और देखने में आ रहा है गाँव में कि आरटीपीसीआर जो है 5-5, 6-6 दिन लग जा रहा आने में। कोरोना में हम लोग का जो अनुभव है, आपको आरटीपीसीआर का वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं कोरोना के, जो सामान्य लक्षण ही है, बुखार है, खांसी है, इस तरह के लक्षण हैं, शरीर में रैसेज निकल रहे हैं, धारियां निकल रही हैं, इस तरह के लक्षण, अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह से तुरंत दवाई आप चालू कर दीजिए। उसमें लापरवाही मत करिए, क्योंकि एक टाइम पीरियड है कोरोना को खत्म करने का। 3 दिन में आपको अपने शरीर के अंदर जो बुखार, खांसी या जो भी बीमारियां हुई है, मौसमी बुखार हुआ हो, 3 दिन के अंदर आपको ये पता लगा लेना है कि बुखार अपना ये कोरोना का बुखार है या वायरल का बुखार है या टाइफाइड का बुखार है। 3 दिन में पता लगाने के बाद आपके पास 2 दिन और समय रहता है, 5 दिन में उसको पलट देने का आपके पास समय रहता है, कोरोना भाग जाता है। ये बहुत कमजोर वायरस है, ये ज्यादा दिन तक अगर आपके शरीर में रह गया तो ही मजबूत बनता है। तो 5वें दिन में इसको आपको रिवर्स करना और 10 दिन में बिल्कुल कंप्लीट करके खत्म कर देना। तो ये टाइमलाइन के अंदर आपको काम करना। अगर ये टाइमलाइन आपसे मिस होता है तो आपकी लाइफ डेंजर में हो जाती है। और ये टाइमलाइन हमसे क्यों होता है? क्योंकि हम भ्रम में हो जाते हैं कि हमको शायद मौसमी बुखार है, हमको शायद सर्दी जुकाम है, हमको शायद वायरल बुखार है। तो ये सब नहीं है। हमको कोरोना हुआ, उसमें आरटीपीसीआर तो है ही है जांच, उसके अलावा एक सीआरपी जांच है, और तीसरा ऑक्सीमीटर भी है। अगर आपका ऑक्सीजन गिर रहा है तो सिम्टम है कि आप जो है, आपके शरीर में काफी दिनों से कोरोना है, 3 दिन 4 दिन से, और आपके लंग को वो प्रभावित कर रहा है। तो आपको आपको एक अलार्म आ जाएगा कि नहीं नहीं, अभी हमें जो है लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि जीवन सबसे ज्यादा जरूरी है।
और आपके घर में आपका परिवार जो है आपके ऊपर डिपेंड है, इसलिए अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना है। और इसके लिए ग्रामीण स्तर पे जो सबसे जरूरी चीज लगा मुझे कि हमें ऑक्सीजन लेवल का नापना, पल्स का नापना और थर्मामीटर का नापना, ये जो है हमें अपने लेवल पे सबके घर में एक होना चाहिए। अगर आपके घर में नहीं है तो हमने जो है करीब 37 गांव में अपना सेंटर खोला है, वहां जाके आप चेक करा लीजिए। सुबह दोपहर शाम चेक करा लीजिए, चार्ट बना लीजिए, चार्ट की भी ट्रेनिंग हमारे स्वयंसेवक दे रहे हैं। चार्ट बना के अपने पास रखे रहिए, ताकि जब इमरजेंसी में कभी आपको जरूरत पड़े तो वो चार्ट आप फोटो खींच के भेज दे डॉक्टर को, और डॉक्टर उस चार्ट के बेसिस पे आपको निर्णय दे दे। ये चीज आपको करना है। दूसरा, हमने अपने सेंटर पे कोई भी मेडिकल सर्विस वाली सुविधा इसलिए नहीं रखी है, जैसे किसी को ऑक्सीजन देना हुआ, या जैसे किसी को इलाज करना हुआ, या किसी को दवाई देना हुआ, मेडिकल दवाइयों की किट देना हुआ, और भी बहुत सी चीजें, नेबुलाइजेशन देना हुआ। ये जो है ये बेसिकली ये क्लिनिकल सर्विसेज में आता है, और क्लिनिकल सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज में डॉक्टर और पेशेंट का आपस में वन टू वन संवाद होना जरूरी है, उनके केयर में ही दिया जाना चाहिए। अदरवाइज एक भी मिस्टेक भारी पड़ सकती है। तो वहां पे जब तक डॉक्टर वन टू वन पेशेंट के साथ नहीं होता है, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से चाहे ऑफलाइन माध्यम से, हम जो है किसी पेशेंट्स को ना तो मेडिसिन हमें रिकमेंड करना चाहिए, ना तो हमें उसको कुछ ऐसा क्लिनिकल एडवाइस देना चाहिए। एक्सपर्ट्स का काम एक्सपर्ट्स को होना चाहिए। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम दो चीज कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा और वायरस से मुलाकात ना हो, हम इसकी कोशिश कर सकते हैं। या हमारे शरीर में अगर वायरस ने प्रवेश कर लिया है तो वायरस से हमारा शरीर फर्दर डैमेज ना हो, इस पे हम काम कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर राम हमेशा उदाहरण बताते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण मुझे लगता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके घर में आग लगी हो, अब आग लगी हो तो आप क्या करेंगे? आप ये नहीं उस समय सोचेंगे कि किसने आग लगाई, इस पे बैठ के बहस नहीं करेंगे, या जिसने आग लगाई उसको पकड़ने का काम नहीं कर। सबसे पहले आप अपने घर को बचाने का काम करेंगे उस आग से, घर में जितने सामान है उसको बचाने का काम करेंगे। उसके बाद जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, आपका घर फिर से बने, फिर आप सोचेंगे कि घर में आग किसने लगाया। उसी तरह से कोरोना वायरस है, ये वायरस है, बीमारी नहीं है। लोग कोरोना को बीमारी समझते हैं, कोरोना वायरस है। जब ये शरीर में घुसता है तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है और हमको बुखार खांसी ये सारी चीजें होती हैं। और ये धीरे धीरे जब अंगों पे प्रभाव डालता है तो वो अंग हमारे डैमेज होते जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जो वायरस हमारे घर में हमारे शरीर में आग लगा के निकल गया है, तो हमको ये मॉनिटर करना है कि ये कहाँ कहाँ आग लगाया है। और जहां जहां आग लगाया है, जैसे फेफड़े में आग लगाया है, लीवर में आग लगाया है, उसने हृदय में आग लगाया है, हमारे ब्लड में आग लगाया है, ब्लैक फंगस के रूप में हमारे नाक में, हमारे सर में, हमारी आंख में आग लगाया है, इन सब चीजों को हमको कोरोना के ठीक होने के बाद भी मॉनिटर करना है। और अगर हम मॉनिटर नहीं करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सी घटनाएं सुनाई दे रही। ये सारी चीजें जो है, इन सारी शंकाओं का समाधान डॉक्टर हम करेंगे। उसके पहले हमको ये बताएंगे कि इन सब चीज को चेक करने के लिए जो हमने आपको ऑक्सीमीटर दिया हुआ है, हमने जो आपको पल्स दिया हुआ है, जो हमने आपको थर्मामीटर दिया, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसको लेकर क्या प्रश्न और शंकाएं होंगी, उसका समाधान कैसे करना है। और अंत में अगर हमें इस कोरोना महामारी से मुक्ति पानी है तो वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट। और वैक्सीनेशन को लेकर गाँव में बड़ा भ्रम है। जो अब फील्ड में जब आप 37 गांव में जाएंगे तो आपको इन भ्रम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस भ्रम के निराकरण के लिए आपके पास सारे जवाब होने चाहिए। वो सारे प्रश्न आप डॉक्टर राम से पूछिएगा जो गांव में आपको सुनने को मिल रहे हैं, वो बताएंगे। लेकिन इसके बैकग्राउंड में मैं सिर्फ दो चीज बताना चाहता हूँ टीकाकरण में। वो ये कि इजराइल मास्क फ्री हो गया और अमेरिका मास्क फ्री हो गया। अगर हम हिंदुस्तानियों को मास्क फ्री होना है तो हमें इजराइल और अमेरिका के अप्रोच को कॉपी करना पड़ेगा। और वो कॉपी क्या है? उन लोगों ने वैक्सीनेशन के थ्रू ये कोरोना का जो संक्रमण को लेकर दहशत है, उस दहशत पे विजय पाई है। बीमारी पे विजय तो प्रोग्रेसिव में पाते ही रहेंगे। और अमेरिका मास्क फ्री हो गया और इजराइल मास्क, हमको भी मास्क फ्री होना है तो हमें अपना वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। तो ये हमारा, हमने आपको बताया कि आज के प्रोग्राम के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, हमने क्यों ऐसा शुरू किया। और इस काम में हमारे साथ महाराजगंज से जिलाध्यक्ष जो हमारे यूपीडीएफ के अमित अंजन जी जुड़े हुए हैं, उनके साथ उम्मीद फाउंडेशन के लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो है ठुटीवारी विकास मंच के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे इस पूरे अभियान में अमेरिका की एक संस्था स्मार्ट गांव फाउंडेशन है, वो जुड़ी हुई है, वहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ महाराजगंज जिले में ही जागरूकता नहीं कर रहे हैं, हम अभी आगरा में इसी तरह से 50 गाँवों को जोड़ रहे हैं, प्रयागराज में हम 25 गाँवों को जोड़ रहे हैं। इस तरह से हमने महाराष्ट्र में सतारा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है, भोपाल में हमने दिया है, रायबरेली में दिया है। ये पूरा एक संगठन जो है खड़ा हो गया है। और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज को देखकर
कि गांव से अब कोरोना भाग जाएगा, क्योंकि हम ही नहीं खड़े हुए हैं। ये जो 36 हमारे स्वयंसेवक हैं, ये स्वयंसेवक भी खड़े हुए हैं, और इसी तरह से बहुत सी संस्थाएं भी खड़ी हो गई हैं कि गांव में हम कोरोना को नहीं घुसने देंगे। ये जो जागरण है, जो युवाओं में जागरण आया है, वो जो है कोरोना को खत्म कर देगा, और हमें विश्वास है। इसी के साथ जो मेरा इंट्रोडक्शन है इस सब्जेक्ट का, मैं अपना माइक जो है डॉक्टर राम को देता हूँ। डॉक्टर राम जो है, और मैं स्पॉटलाइट में अमित जी को लेता हूँ कि गांव के लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो इनके पास आई होगी, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। डॉक्टर राम, हमारे साथ बहुत से आशा वर्कर भी, महिलाएं भी, स्वास्थ्य कर्मी भी जुड़े हैं। आप जो है ऑक्सीमीटर का रेलिवेंस क्या है इस ग्रामीण संक्रमण में रोकने में, उसको बताइए। फिर ऑक्सीमीटर कैसे लेते हैं, उसमें हाथ में नेल पॉलिश नहीं होना चाहिए, हाथ गर्म होना चाहिए, वो सारी चीजें बताइए ताकि वो कंप्लीट नॉलेज लोगों को मिले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग, वो भी बताइए। ओके, सबसे पहले धन्यवाद पंकज जी इस इंट्रोडक्शन के लिए। अमित जी का भी धन्यवाद, और जितने भी स्वयं सेवी जो संगठन हैं इसके साथ में जुड़े हुए हैं, वॉलेंटियर्स, आशा वर्कर्स, उम्मीद फाउंडेशन, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग सब मिलकर के एक प्रकार का ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और निश्चित रूप से सर जागरूकता। राम जी, मैं एक सेकंड के लिए रोकूंगा। जल्दीबाजी में डॉक्टर राम का इंट्रोडक्शन हमसे होना भूल गए, बहुत से नए लोग जुड़े हैं। डॉक्टर राम जो है वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट हैं, दुनिया में विश्वविख्यात वैज्ञानिक हैं ये। और साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री में स्वीडन में जो है उपासला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। भारत में एक लक्साई लाइफ साइंस करके दवा बनाने की बड़ी कंपनी है, जिसमें 1,500 से 2,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, उस कंपनी के आप सीईओ हैं। 15 दवाओं का पेटेंट इनके नाम पे, इन्होंने 15 दवाइयों का आविष्कार किया है जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा 20 सब्जेक्ट पे इनके जो आर्टिकल छपे हैं मेडिसिन में, उसका पीयर रिव्यू हुआ है। कोरोना को लेकर ये सबसे प्रामाणिक वैज्ञानिक पूरी दुनिया में माने जाते हैं, और इनके बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। कोरोना को लेकर इन्होंने जो 2 दवाइयां डेवलप की है, निक्लोसमाइड और एक दवाई और है, उसको भारत सरकार ने अपने सेकंड फेज ट्रायल के लिए अनुमति दी है। इसके अलावा ये अमेरिका में ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उसके प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हैं। इन्फेक्शियस डिसीज मतलब संक्रमण से फैलने वाले बीमारियों के विश्व के जानकार माने जाते हैं, दुनिया में जानकार माने जाते हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी संस्थाओं को ये एडवाइस करते हैं। और ये कोरोना जो है ये बेसिकली संक्रमण की बीमारी है। तो ऐसे बुद्धिजीवी आदमी जिसका एक एक मिनट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसने हमारे महाराजगंज जिला के लिए, ग्रामीण के लोगों के लिए समय दिया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और डॉक्टर राम को जो है इनवाइट करते हैं कि आप अपनी बात को करें। थैंक यू सो मच एक्चुअली फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। तो जैसा मैं बोल रहा था कि जब भी अगर संक्रमण से या किसी भी महामारी से लड़ना है, तो ये कोई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये एक व्यक्ति की बीमारी नहीं है, क्योंकि इसमें सबका योगदान बहुत आवश्यक है। और यदि हम इसी प्रकार से मिलकर के जागरूकता फैलाते जाएंगे और मिलकर के अगर इस बीमारी से यदि हम लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें विजय हमारा होना निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और सबसे जरूरत है किसी भी महामारी से लड़ने के लिए उसके बारे में जागरूक होना और उसकी जानकारी होना। जानकारी भी ऐसी हो जो कि सार गर्भित हो, जानकारी ऐसी हो जिसकी की प्रामाणिकता हो, जानकारी ऐसी हो जो सुलभ हो, सहज हो, सरल हो और जिसको अपनाया जा सकता हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन का स्टेट ना रहे, कोई संदेह की जिसमें जगह ना रहे। क्योंकि जहां पर भी संदेह का निर्माण होता है वहां पर यह बीमारी अपना घर बनाती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार का संदेह, अपनी किस प्रकार सुरक्षा करनी है इस बारे में हमको नहीं रखना है। जब हमको ये नहीं पता है कि ये पूर्ण रूप से वायरस किस प्रकार से काम करता है, कोई भी इस प्रकार का कोई एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं है जिसको आप खा लो और तुरंत बोलो कि हाँ भाई अभी ये वायरस ठीक हो जाएगा। तो जब ऐसी प्रकार की कोई भी कोई चिकित्सीय पद्धति इस समय में अवेलेबल नहीं है, तो सबसे जरूरी है कि हम इसको अपने पास ना आने दें। और यदि ये हमारे पास आ भी जाता है तो इसका निराकरण किस प्रकार करें जिससे पहले कि ये अपना एक कदम चले
उसके पहले हम इससे 2 कदम आगे हो जाएं। जब तक हम कोरोना से 1 कदम आगे नहीं चलेंगे, तब तक हम इस महामारी के ऊपर, इस कोरोना से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। इससे पीछा छुड़ाने का मतलब यही है कि हमको आगे निकल जाना, इसको पीछे छोड़ देना है। ये एक सबसे अच्छा माध्यम होगा इससे डील करने का। अभी जैसा कि पंकज जी ने बताया है कि जनरली ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका जो ब्लड है, ठीक है ना, वो ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर के अंदर एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक न्यूट्रिशन ले जाने का काम करता है। तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है, वो हमारे बॉडी के सभी अंगों के फंक्शनल होने के लिए, अच्छी प्रकार से कार्य करने के लिए, करने के लिए हमको न्यूट्रिशन का जरूरत है। और न्यूट्रिशन का जो एक तरीके का जो ट्रांसपोर्टर है वो ऑक्सीजन है। तो जब भी हमको ऑक्सीजन की परेशानी होगी, जब भी हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, यानी कि हम बॉडी में किसी ना किसी प्रकार से एक प्रकार का स्ट्रेस का निर्माण कर रहे हैं, एक प्रकार से हमारा जो शरीर है वो कहीं ना कहीं जाकर के एक स्थिति में शिथिल होने की अवस्था में चला जाएगा, जहां से कि उसके ऊपर काम करना और इस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ना उसके लिए उतना सुलभ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमको 2 चीजों का ध्यान रखना है जो कि इसके प्राइमरी टारगेट हैं। प्राइमरी टारगेट क्या है इस बीमारी के, कि एक तो है हमारा लंग, क्योंकि वहां से जब आप नाक के द्वार से और मुंह के द्वार से जब वायरस पहुंचता है तो सबसे पहले अपनी जो कॉलोनी है ये जाके बसाता है लंग्स के अंदर है क्या है। और जैसा आपको पता है कि लंग्स जो है वो हमारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद में ब्लड के अंदर उसको फ्यूज किया जाता है। फ्यूज करने का काम कौन करता है? हमारा हार्ट करता है। अब किसी प्रकार से यदि इस बीमारी में हमारे जो लंग्स हैं वो कंप्रोमाइज हो गए, यानी कि लंग्स पूरी अपनी क्षमता के साथ यदि कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस लेवल पर जो ऑक्सीजन हार्ट को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। जब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि या तो आपका हार्ट का जो मसल इंजरी हो जाएगा, यानी कि जो मांसपेशियां जो हैं जिनसे कि हार्ट बना होता है वो किसी ना किसी प्रकार से डैमेज हो जाएंगी। या फिर जो है यदि हमको पूरा ऑक्सीजन हार्ट को नहीं मिलेगा तो फिर जो है वो पूरी प्रकार से पंप नहीं कर पाएगा, और जब पंप नहीं कर पाएगा तो बाकी पूरे शरीर में जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। जब नहीं पहुंचेगा तो सबसे पहले इसने किसको गिरफ्त में लिया? लंग को। दूसरे नंबर पर हार्ट को। ये 2 मेन चीजें हो गई शुरू में। अब इन्हीं दोनों चीजों को यदि हमको देखना है कि ये अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इनको जानने का हमारे पास में सीधा सा तरीका है कि हम ऑक्सीमीटर की हेल्प लें। ऑक्सीमीटर हमको इन दोनों चीजों के बारे में बड़ी सहजता से बता सकता है कि हमारा लंग कैसा काम कर रहा है और हमारा हार्ट कैसा काम कर रहा है। यदि हम इसको इसकी पूर्वावस्था में ही, इसकी इस फर्स्ट स्टेज में ही यदि इसको हम जान लेते हैं तो हम आगे होने वाले डैमेज को रोक सकते हैं, जो कि हमारे किडनी तक भी जा सकता है, जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में भी जा सकता है, और इन सब से घूमता हुआ हमारे लीवर को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये आप ये देख सकते हैं कि यदि हमको सबसे पहले, जैसा बोला पंकज जी ने, कि सबसे पहले तो कोरोना के साथ हमको मुलाकात नहीं करनी है, लेकिन यदि किसी परिस्थिति बस ये मुलाकात हो भी गई तो हमको इसको जल्दी से पता करके या तो लंग की स्टेज पर रोक लेना है, लंग से भी अगर किसी वजह से आगे चले गए तो हार्ट की स्टेज पर रोक लेना है, और यहाँ पर आकर के किसी न किसी प्रकार से इस बीमारी को खत्म कर लेना है। यदि इसके आगे ये बीमारी जाती है तो ये जो है वो मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर की स्थिति में चली जाती है, जहां पर जाने के बाद में वहां से वापस रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसी नौबत ना आने दें जिससे कि कोई व्यक्ति इतना सीवियर हो जाए जिसको हॉस्पिटल जाना पड़े। हॉस्पिटल जाना भी पड़ता है तो उसको जो है वो आईसीयू में न जाना पड़े।
आईसीयू में चला भी गया तो कम से कम वेंटिलेटर पर जाने की नौबत ना आए। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये अलग अलग तरीके के गेटवे हैं। तो यानी कि इनमें से कम पहले ही गेट के ऊपर यदि हम इसको रोक लेते हैं तो इस बीमारी का हम अच्छे प्रकार से निदान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ऑक्सीमीटर है वो ऑक्सीमीटर हमको किन चीजों की जानकारी दे सकता है। तो जो ऑक्सीमीटर है वो हमको दो चीजें बताता है, एक आपका पल्स बताएगा और दूसरा जो है आपकी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल क्या है ये बात बताएगा। जब हमको ये पता चलेगा कि हमारा पल्स क्या है, पल्स भी कह सकते हो आप है क्या, और पल्स को आप हार्ट रेट भी कह सकते हो। जो हार्ट जिस तरीके से हमारा बीट करता है तो हार्ट बीट और पल्स दोनों एक ही चीजें हैं, इसलिए मैंने बोला कि ये हार्ट किस प्रकार काम कर रहा है उसको भी हम पता कर सकते हैं क्योंकि ये आपको पल्स बता रहा है। और पल्स जो है, पल्स और हार्ट दोनों एक ही बात है, दोनों को अलग अलग करके देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपका जो पल्स है वो अगर 60 से 100 के बीच में चल रहा है, 60 से 100 के बीच में चल रहा है, जनरली लोग जो हैं 60 से 90 के बीच में मानते हैं, तो 60 से 90 में चल रहा है, मैं बोलूंगा किसी परिस्थिति बस यदि 60 से 100 में चल रहा है तो ये मतलब ठीक माना चाहिए। 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट जो है वो 60 से लेकर के 100 बार जो है बीट कर रहा है, ये आपका पल्स है। ये आपका पल्स आपको आपके ऑक्सीमीटर के स्क्रीन पे दिखाएगा। यदि ये जो है वो 100 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तो ये पहला अलार्म है कि किसी ना किसी प्रकार से आपका जो हार्ट है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो ठीक प्रकार कार्य नहीं कर पा रहा है, वो स्ट्रेस के अंदर है। और यदि ये स्थिति एक लंबे समय तक रहती है तो इसका मतलब है ये हार्ट को डैमेज करने की स्थिति बन सकती है। तो हमेशा रीडिंग लेते समय ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पल्स है उसका क्या नंबर चल रहा है। 60 से 90 है, बहुत अच्छा है। अगर 100 की रेंज पे चल रहा है यानी कि 100 तक पहुंच गया है तो ध्यान देने योग्य बात है। 100 के ऊपर जा रहा है यानी कि अभी डॉक्टर के साथ बात करना है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको चूकना नहीं है। जब भी आप ऑक्सीमीटर के अंदर दूसरा रीडिंग आपको क्या मिलेगा, दूसरा रीडिंग मिलेगा आपका ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जनरली जो ब्लड का सैचुरेशन है, ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन ब्लड में है उसका रेंज है 95 से लेकर के 100, यानी कि 95 से 100। यदि आप इसके बीच में रहते हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, यू आर परफेक्टली फाइन, ठीक है ना। यानी कि आपके लंग जो है वो सुरक्षित हैं, ये आप कह सकते हो, आपको कोई मेजर परेशानी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ये लेवल अगर 95 के नीचे जाता है, 94 के नीचे जाता है, तो ये समझ आपको एक कॉल कम से कम डॉक्टर को कर देना है कि मेरा ये जो लेवल है इस समय वो 94 के नीचे जा रहा है। उस स्थिति में आप क्या करें, आप ये करें कि जैसे एक जो प्रोनिंग पोजीशन जो होती है, तो प्रोनिंग पोजीशन के अंदर आप लेट जाएं और लेट डॉक्टर साहब आप अपने आप को अनम्यूट करिए, मैंने म्यूट ऑल किया है। तो आप प्रोनिंग पोजीशन में लेट जाइए। लेटने में क्या करना है, अपने गर्दन यानी कि सिर के साइड में आप 3 तकिए लगा लीजिए, 2 तकिए कमर के नीचे लगा लीजिए, 1 तकिया अपने पंजों के नीचे लगा लीजिए। उससे आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो पेट है वो जमीन के साथ में नहीं लगना चाहिए, यानी कि आपका जो पेट है वो दबना नहीं चाहिए। जो लोग जिनका जो जो मोटापा का शिकार हैं उनको थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, कोशिश करें कि मैनेज हो जाए 1-2 तकिए एडजस्ट करने से, लेकिन ज्यादा मेहनत ना करें यदि नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करें कि इस प्रकार की अवस्था के अंदर आप 2 घंटे लेट जाएं, और जब 2 घंटे होने के बाद में आप बाईं तरफ करवट लेकर के फिर 2 घंटे लेटें, उसके बाद में फिर दाईं तरफ करके आप 2 घंटे लेटें। इस प्रकार से इसको बोलते हैं प्रोनिंग पोजीशन। इस पोजीशन में लेटने से क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन का लेवल जो है वो 4 से लेकर के 7% तक जनरली बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम सीधे लेटते हैं
जब हम पीठ के बल लेटते हैं तो हमारे जो लंग्स का जो पीछे का भाग है वो भाग जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम नहीं करता है, यानी कि हम एक पर्टिकुलर पार्ट ही लंग्स का यूज कर रहे हैं यदि हम पीठ के बल लेटते हैं तो। लेकिन जब हम पेट के बल इस प्रोनिंग पोजीशन में लेटते हैं तकिया लगा करके, तो क्या होता है कि हमारा जो लंग्स का पीछे का हिस्सा है और आगे का हिस्सा है, ये दोनों हिस्से काम करते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का, जिससे कि हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तो जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, जितने भी आशा वर्कर हैं, जितने भी निगरानी समिति के लोग हैं, तो जब कोई रिपोर्ट करता है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे जा रहा है, तो सबसे पहली सलाह उसको ये देनी है और उसको चेक पे रखना है कि कहीं तुम्हारा और नीचे तो नहीं जा रहा है, क्योंकि जैसे ही ये लेवल 87 के नीचे जाता है तो दैट पर्सन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। जैसे ही ये लेवल 87 के नीचे यदि किसी पेशेंट के लिए जा रहा है तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो कि अब उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का जरूरत है, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटर से मिले, चाहे वो सिलेंडर से मिले, घर में मिले या हॉस्पिटल में मिले, इस चीज को सुनिश्चित कर लेना है उसी समय में है क्या है। तो इस पॉइंट को अपने को मिस नहीं करना है। तो ये जो दोनों चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों चीजों की जानकारी हमको बड़ी आसानी से जो है वो ऑक्सीमीटर के थ्रू मिल सकती है। ऑक्सीमीटर डॉक्टर साहब कैसे प्रयोग करें, मतलब गांव में लोग जो है ऑक्सीमीटर प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी बरतें हैं, क्योंकि कई बार गलत तरीके से ऑक्सीजन चेक करने से भी रिपोर्ट गलत आती है। तो सही तरीका क्या है ऑक्सीजन चेक करने का? देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन को अगर हमको टेस्ट करना है तो एक बात तो ये एक 7 स्टेप में इसको मैं बोलूंगा, ये 7 स्टेप का प्रोसेस है। उन स्टेप का यदि व्यक्ति ध्यान रखेगा तो ऑक्सीजन के नापने में गलती नहीं होगी। सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि खास करके जो आजकल तो अलग अलग तरीके के फैशन है, लेकिन खास करके जो माताएं बहनें हैं यदि उन्होंने नेल पॉलिश लगा रखा है या किसी ने जो है आर्टिफिशियल नेल्स लगा रखे हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों ही स्थिति में क्या करें कि उसको या तो रिमूव कर लें, और रिमूव ना करें तो ऐसी फिंगर चुन लें, ऐसी उंगली का चुनाव करें जिसके के अंदर इस प्रकार से नेल पॉलिश या कोई आर्टिफिशियल कृत्रिम प्रकार के नेल्स ना लगे हों। ये तो सबसे पहले सुनिश्चित करना। अब इसके बाद में अगली बात क्या है कि जो व्यक्ति का आपको ऑक्सीजन लेवल नापना है उसको सबसे पहले आप 10 से 15 मिनट के लिए बोलो आप आराम से बैठ जाओ, यू जस्ट रिलैक्स। ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप पे क्या करना है कि यू जस्ट रिलैक्स फॉर 10 टू 15 मिनट्स। उसको कुछ नहीं करना है, जस्ट उसको रिलैक्स करना है। उसके बाद में क्या करना है कि उसके स्थिर रहना है। स्थिर रहने के बाद में जो अपना कोई भी एक हाथ है क्या है वो आपको अपने हार्ट के लेवल के ऊपर लेना है, यानी कि यू कैन पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट लेवल, ठीक है ना। हार्ट के लेवल के ऊपर आपको अपने हाथ को रखना है। ये दूसरा स्टेप हो गया, और हिलाना डुलाना नहीं है। तीसरी बात क्या करनी है, तीसरी बात आपको ये करनी है कि अब आपको कौन सी फिंगर लेनी चाहिए, ठीक है ना, कौन सी फिंगर में आपको देखना चाहिए। तो मेडिकल के हिसाब से यदि बोला जाए तो हमारा ये जो इंडेक्स फिंगर होता है, ये वाला जो उंगली है, इस फिंगर को यदि हम यूज करते हैं तो दैट इज द बेस्ट एज पर द मेडिकल साइंस। ओके, अगर ये हमारा काम नहीं कर रहा तो आप मिडिल फिंगर यूज कर सकते हो। मिडिल फिंगर इज ऑल्सो गुड, लेकिन सबसे पहले कोशिश करें कि हम अपना इंडेक्स फिंगर यूज करें, अंगूठे के बगल वाली उंगली, ये वाली उंगली, है ना। मैं ठीक से नहीं कर पा रहा शायद, ये नहीं नहीं, वाला यही उंगली, यही यही यही। ठीक है ना। और या फिर हमारा मिडिल फिंगर। यदि आपको लगता है कि आपके फिंगर भी आपको नहीं जम रहे हैं, आपने कुछ ऐसा लगा रखा है या आपने कुछ मेहंदी लगा रखी है, आई एम जस्ट गिविंग सम सिनेरियो, ठीक है ना, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी नाक के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। दैट विल ऑल्सो गिव यू द एक्यूरेट ऑक्सीजन लेवल जो है। तो ये बात हो गई। ये कौन सा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया कि या तो हमको बीच वाली उंगली में लगाना है या हमको अपनी इंडेक्स फिंगर में लगाना है। या तो नाक में लगाना है, अगर नहीं ये दोनों हो पा रहा है। हाँ, अगर आपको अपनी उंगलियां अच्छी नहीं लग रही हैं तो नाक में भी लगा सकते हो ठीक है ना।
but that is extreme. But you will get the right reading, no doubt about that. हाँ, वो अच्छा, नेल पॉलिश भी बहुत से लोग नहीं मिटाना चाहते होंगे ना, उनके लिए वो नाक वाला सही रहेगा। हाँ ठीक है ना, दे हैव द चॉइस एट लीस्ट। सो यू हैव द 10 फिंगर्स एंड आई हैव गिव यू द वन मोर चॉइस, यू नाउ यू हैव द 11 एक्चुअली। ओके, तो अभी चौथे में क्या करना है कि हमको जो रीडिंग लगाने के बाद में आ रहा है उसी रीडिंग को ऐसा नहीं मान लेना है कि हाँ बस यही रीडिंग है, उस रीडिंग को स्टेबलाइज होने देना है। ठीक है ना, एक बार लगाया कुछ तो रीडिंग आएगा, पता लगा 87 आ गया, अरे अरे मैं तो परेशान हो गया। ठीक है ना, अगला रीडिंग आया, पता लगा अभी 93 हो गया, अगला रीडिंग आ गया 95 आ गया। जब भी लो, आप रीडिंग को स्टेबलाइज होने दो, स्थिर होने दो, एकदम चाल मत खाओ, एकदम जल्दबाजी मत करो। जब वो स्टेबल हो जाए उस रीडिंग को नोट करो। ऐसे ही करके आप कम से कम 3 रीडिंग लीजिए, और 3 रीडिंग में से तुम्हारे 2 रीडिंग लगभग सेम आएंगे, वो रीडिंग आपके एक्यूरेट रीडिंग होंगे। ठीक है ना। डॉक्टर साहब, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब लोग लगाते हैं ना, तो वो 97 98 पे शुरू होता है, फिर 92 जाएगा, फिर 95 भागेगा, फिर 96 आएगा, वो बड़ा फ्लक्चुएट करता है। तो वो फ्लक्चुएशन को कितने देर में सेट, 3 मिनट तक वेट करें, 4 मिनट तक वेट करें, 5 मिनट, कई लोग का लगातार भी ऊपर नीचे, तो रीडिंग कौन सी फाइनल माने, नीचे वाली, ऊपर वाली, बीच वाली? नहीं नहीं, रीडिंग कोई इनमें से कोई फाइनल नहीं है। फाइनल रीडिंग आपको वो दिखाएगा, चाहे उसको 1 मिनट लगे, ठीक है ना, या 2 मिनट लगे। जो रीडिंग आपका स्टेबल हो जाए, और उसके बाद में, इसीलिए मैंने बोला कि स्टेबलाइज रीडिंग को जहाँ लेना रुक है। जाए, रीडिंग रुक जाए जहाँ हाँ, पे। जहाँ रीडिंग रुक जाए, अब वो ऊपर नीचे घूमेगा नहीं। मतलब यानी कि वो जो सिस्टम है वो जनरली क्या कर रहा है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है ना, वो मेजर कर रहा है कि आपके फिंगर में जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जो आरबीसी हैं, ठीक है ना, जो रेड ब्लड कॉर्पल्स हैं, उनके बेस पे वो मेजर कर रहा है। ठीक है ना, और जब सारे रीडिंग लेगा उसके बाद में वो स्टेबलाइज हो जाएगा, वही आपका रीडिंग होगा। तो जो रीडिंग ऊपर नीचे जा रहा है, दौड़ रहा है, पहले वाला, बीच वाला, आखिरी वाला, ये सब नहीं करना है। जो रीडिंग स्टेबल हो जाए वही आपका रीडिंग है। ठीक है ना। तो हमने अभी तक अपने 4 चीजों का बात कर लिया। पांचवा चीज क्या है कि जो लोग हेल्दी हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना दिन में कम से कम वो लोग भी 2 बार रीडिंग लें। ठीक है ना, क्योंकि ये समय ऐसा है, किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है कि नहीं। तो हम इन चांसेस को रिड्यूस करने के लिए, जो लोग हेल्दी हैं, उनको कोई कोरोना से उनका लेना देना नहीं है अभी तक है, क्या है, फिर भी वो जो लोग हैं कभी ना कभी संपर्क में आ सकते हैं, तो कम से कम दिन में वो 2 बार रीडिंग अपना ले लें। जिन लोगों को कोविड-19 का संक्रमण हो चुका है, वो लोग कम से कम 4 से 6 घंटे के ऊपर अपना रीडिंग को रिपीट करें। 4 से 6 घंटे के ऊपर अपने रीडिंग को रिपीट करें, जिनको कि कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है ना, ये बात हो गई 6 बातें। 7वीं बात क्या है कि जैसे ही आपका जो लेवल है वो 94% के यदि नीचे जा रहा है, तो अपने डॉक्टर को आप कॉल करें। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जब भी आपने, यदि आपने कॉफी पी चुके हैं आप, है क्या है, या आप चाय पी चुके हैं, तो कॉफी और चाय के तुरंत पीने के बाद में ऑक्सीजन का रीडिंग लेने का कोई औचित्य नहीं है। वो रीडिंग आपको फॉल्स रीडिंग दे सकता है। तो यदि आप, या तो सुबह जब आप उठे हैं अपने पलंग के ऊपर से, आपने चाय कॉफी अभी तक नहीं पिया है, उस समय आप एक रीडिंग ले लीजिए। फिर चाय कॉफी पीने के बाद में यदि आपको 2-3 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद में रीडिंग ले लीजिए। लेकिन चाय कॉफी पीने के बाद में तुरंत रीडिंग नहीं लेना है। या बहुत सारे लोग होंगे जो चाय कॉफी पी रहे हैं और उंगली पकड़ा दिया किसी को कि भैया जरा रीडिंग लेके बताना। ठीक है ना, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। ठीक है ना, यानी कि इस अंतराल को अपने को मेंटेन करके रखना है। तो ये 7 स्टेप की प्रोसेस यदि कोई फॉलो करता है ऑक्सीजन मीटर को यूज करने में, तो संभवतः शायद जो है रीडिंग लेने में गलती नहीं होगी। खाना खाने के बाद भी कुछ घंटे अवॉइड करना है, सिर्फ चाय कॉफी के बाद? चाय कॉफी क्या होता है कि हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं, इसलिए वो रीडिंग ऊपर नीचे आ सकते हैं। ओके। खाने के बारे में ऐसा कुछ इशू नहीं होना चाहिए। दूसरा डॉक्टर साहब, पल्स मीटर को लेके कई बार क्या होता है, लोगों में भ्रम है कि मतलब खुद से ही थोड़ा कॉन्फिडेंस होता नहीं, मैं बाहर से तो स्वस्थ दिख रहा हूँ, ये मशीन ही खराब है।
ये गलत बता रहा है मेरा। देखो मैं तो अच्छे से सांस ले रहा हूँ, मैं अच्छे से चल रहा हूँ, मेरा सांस नहीं फूल रहा है, मैं एकदम हेल्दी हूँ, मुझे तो बुखार भी नहीं है, ना तो मुझे खांसी है, ना सर्दी है, ना जुकाम है। मशीन गलत बता रही है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? क्योंकि क्या है कि मशीन का मशीन है, वो लोग बोलते हैं तो मशीन है, ये पुराना है, ये चाइनीज है, ये इंडियन है, ये लोकल कंपनी है, बड़ी कंपनी है। इस तरह के भी भ्रम है गांव में, उसको लेके क्या करें? क्या सलाह है इस मामले में? देखिए, दो चीजें हैं। एक, आजकल जैसे ऑक्सीमीटर का, जैसे ये अमित अमित जी ने, अमित अंजन जी ने, आपने, सब लोगों ने जो ऑक्सीजन बैंक बनाया हुआ है, तो नेचुरली वहाँ पर एक ही मशीन नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऐसी जब कभी अवस्था बने कि आपको किसी प्रकार का डाउट हो रहा है, संकोच हो रहा है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में हम कोई दूसरी मशीन से, तीसरी मशीन से भी हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय ये मान लेने के कि हाँ हम स्वस्थ हैं, हम ठीक हैं। इस पे न जा करके डेटा के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि साइंस के अंदर एक ही चीज है कि डेटा कभी भी रॉन्ग नहीं होता है। नंबर एक बात है क्या, यदि सही से लिया गया है, ठीक है ना। डेटा का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना। डेटा इज डेटा इज नेवर रॉन्ग, इंटरप्रिटेशन कैन बी रॉन्ग, एंड कंक्लूजन हैज टू बी राइट, ठीक है ना। ये साइंस का सीधा फिनोमिना है कि लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करके गलत या सही में जा सकते हैं, उस पद्धति में नहीं जाना है। ये डेटा है, ठीक है ना। ये डेटा को मुझे कंफर्म करना है, कंफर्म करना है तो एक और मशीन से कर लूं, तीसरी मशीन से कर लूं। इसको कंफर्म करके अपने को सही डेटा तक पहुंचना है, नंबर एक बात। इसका इंटरप्रिटेशन का जगह ही नहीं है कि इसमें ऐसा होगा, उसमें वैसा होगा, मुझे ठीक लग रहा है, मशीन गलत है। इस प्रक्रिया में जाना ही नहीं है, ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन में जाना ही नहीं है, ठीक है ना। और बाद में कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है? कंक्लूजन ड्रॉ करना है हमको डेटा से, क्या है, ठीक है ना। क्या ड्रॉ करना है कि मेरा रीडिंग सही है, सही है तो इसका मतलब है ये रेंज सही है, और यदि कम आ रहा है इस रेंज से, है क्या है, तो जो है मुझे चिकित्सीय सलाहकार की जरूरत है, कम से कम उससे बात करने की, है क्या है। डॉक्टर साहब, हमने तो अपने हर गांव में दो दो ऑक्सीमीटर रखाए हैं। टाउन लेवल पे 10 ऑक्सीमीटर का है अरेंजमेंट। कई जगह होगा, मान लीजिए कि लोगों के घरों में ऑक्सीमीटर और सिर्फ एक ही ऑक्सीमीटर है। अब उनके पास दूसरा ऑक्सीमीटर नहीं होगा कि वो देखे कि मशीन गलत बता रही है कि सही बताए। वैसे में वो क्या करें? अगर एक ही ऑक्सीमीटर है तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में हम एक काम कर सकते हैं, यदि मान लीजिए ऐसी सिचुएशन बनी गई है, तो कम से कम हमको ये पता चलेगा, ऑक्सीजन तो एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको पल्स रेट पता चल जाएगा। और पल्स रेट से आपको ये समझ में आएगा कि जनरली जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है, चाहे वो ऑक्सीजन की वजह से ही स्ट्रेस में हो, ठीक है ना, तो आपका जो पल्स रेट है वो काफी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप अपनी कोई भी कलाई ले लीजिए, ठीक है ना, और उस कलाई के अंदर आप, है क्या है, अपनी, जिस तरह से हम डॉक्टर देखते हैं या बाकी वैद्य लोग जी, वैद्य जी वैद्य देखते जी हैं। देखते हैं, तो आप अपने वेन के ऊपर आप 3 उंगलियां सेलेक्ट कर लो, और उन 3 उंगलियों को रख लीजिए, और देखिए कि 1 मिनट के अंदर कितने बार आपकी बीट जा रही है। यदि बीट जो है आपकी नॉर्मल चल रही है, तो कम से कम ये पता है कि मेरा हार्ट तो ठीक है। अगर उसके ऊपर कहीं से भी स्ट्रेस आएगा, यानी कि वो स्ट्रेस जनरली ऑक्सीजन की वजह से होगा, आजकल की स्थिति को देखते हुए। तो कम से कम आपके पास में एक और ये तरीका आ गया जिससे आप पता कर सकते हो। दूसरा क्या है कि यदि कोई व्यक्ति इस स्थिति में नहीं है और वो लेटा हुआ है, तो जो उसका अटेंडेंट है या जो उसको देखने वाला है, उसको आप बोल दीजिए, वो साइड में बैठ करके देखेगा कि आपका जो पेट है वो कितनी बार ऊपर हो रहा है, कितनी बार नीचे हो रहा है। 1 मिनट के अंदर 60 से 80 बार ऊपर नीचे होना चाहिए। दैट्स हाउ ऑल्सो यू विल कम टू नो कि आपका पल्स रेट क्या चल रहा है। पल्स क्या चल रहा है आपका, यानी कि हार्ट बीट क्या चल रहा है आपका, ठीक है ना। अगर इसमें यदि आपको दिखता है कि ये 100 के ऊपर जा रहा है, नहीं 110 हो रहा है, तो डेफिनेटली यू नीड ए मेडिकल हेल्प। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, एक क्रॉस वैलिडेशन कर सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ा सा आपको ध्यान में आएगा कि आपकी उस समय पे क्या कंडीशन है। बाकी सही मेजरमेंट तो जो है आपको ऑक्सीमीटर से मिल सकता है। इन पद्धतियों को आप यूज कर सकते हो। और यदि किसी प्रकार का इस स्थिति में अगर आपका फीवर भी डेवलप हो रहा है,
then you also need to use your thermometer also for that. दूसरा क्या है कि अगर आपके पास एक ही ऑक्सीमीटर और आपको लग रहा है, बहुत से लोगों को भ्रम हो रहा है नहीं हम तो सही लग रहे हैं, तो आप अपने घर के सदस्यों को भी उस ऑक्सीमीटर पे चेक कराइए। अगर उनका 90, 95, 97, 98 बता रहा है, इसका मतलब वो उनका सही बता रहा है, तो आपका गलत नहीं बताएगा, आपका भी जो एक्चुअल है वही बता रहा है। यानी एक्चुअली आपका जो ऑक्सीजन है वो 85 है, 90 है, इस चीज को आपको मान लेना चाहिए। और चूंकि ऑक्सीजन कम होने के बाद आपके पास लाइफ टाइम बड़ा कम होता है, 12 घंटे के अंदर आपको जो है कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये वाला में जुआ मत खेलिए कि हम तो ठीक लग रहे हैं, आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। डॉक्टर भी वहां दोबारा आपको चेक करेगा और कुछ ऐसी दवाइयां दे देगा जिससे आपको उस समय ठीक हो जाएगा। अगर उसको लगता है कि ये बहुत सारे आप काम करते हैं दिन में जिसके कारण हो सकता है ऑक्सीजन आपका कम आया हो, उन सब चीजों को परीक्षण करने के बाद आपको सही राय देगा, दवाई देगा, और ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होगी तो आपको पता चल सकेगा कि नहीं अभी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर पे जाना है। नहीं तो अचानक से पता चला 3 दिन आप स्वस्थ हैं, चौथे दिन आप बाजार में टहल रहे हैं और कुछ हो जा रहा है। इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि इसी चीज से मिलती जुलती एक बीमारी है हैप्पी हाइपोक्सिया। और एक लोग का ब्लैक फंगस का भी क्वेरी आ रहा था, वो भी हम बताएंगे। एक लोग की क्वेरी थी कि 2-3 रीडिंग लेनी है तो कितने समय के अंतराल में लेनी है, उसी समय लेनी है 2-3 रीडिंग। 2-3 रीडिंग को हमको फाइनल मानना, क्योंकि दिन में तो 3 बार ऐसे ही रीडिंग लेनी है, स्वस्थ व्यक्ति को 2 बार लेनी है। तो जो पहली रीडिंग लेनी है मॉर्निंग, वो 2-3 बार आप तुरंत तुरंत ले लीजिए, उसमें अंतर नहीं है। तो एक तो डॉक्टर साहब जो गाँव के क्षेत्र में जो है जो ज्यादातर डेथ हो रही है या लोगों को जो भ्रम का शिकार हो रहा है, लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर पे चले जा रहे हैं, एक मेजर कारण हैप्पी हाइपोक्सिया है। हैप्पी मतलब खुश, वो खुश हैं कि मैं स्वस्थ हूँ। हाइपोक्सिया मतलब उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, वो एक कारण है। तो ये होता क्या हैप्पी हाइपोक्सिया, और गांव वालों को क्या इस पे जो है अपने आप को जो है जानकारी अपने को अपडेट रखना चाहिए किस तरह की जानकारी से? तो जनरली सबसे पहले तो देखना है कि जो हैप्पी हाइपोक्सिया है, इसका नाम बड़ा हैप्पी सा है लेकिन काफ़ी मुश्किल पैदा करता है, ठीक है ना। और खास करके ये यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा दिखाई देता है। जो यंग पॉपुलेशन यानी कि जो 40 और 50 साल भी पकड़ सकते हैं, उससे जो नीचे के जो लोग हैं, जो कि पूरी तरीके से हष्ट पुष्ट हैं, उनको कोई उस तरीके का बीमारी नहीं है, एक्सरसाइज भी रूटीन से करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उन लोगों को क्या होगा कि जब उनका ऑक्सीजन का लेवल नीचे भी जाएगा तो क्या होगा कि उनको पता नहीं चलेगा, उनको लगेगा कि नहीं सब कुछ जो है उनका ठीक है, क्योंकि वो पहले से काफी स्वस्थ हैं। तो ये जो परेशानी आएगी वो ज्यादातर एडल्ट लोगों में ज्यादा आएगी कि उनका ऑक्सीजन का लेवल जो है वो 90% से लेकर के 40% की रेंज में जा सकता है, और शायद उनको कई बार पता भी ना चले जो है। क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब ये हो रहा है कि आपका जो ब्रेन है, ठीक है ना, वो ब्रेन क्या करता है कि जब ब्रेन को लगता है कि मुझे ऑक्सीजन की मात्रा कम अवेलेबल हो रही है, तो ब्रेन हमारे जो सर्टेन जो फंक्शन है बॉडी के, उनको धीरे धीरे करके शट डाउन करता जाता है, जिससे कि ज्यादा ऑक्सीजन यूज ना करनी पड़े। तो उस समय यदि आप बहुत ज्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी में यदि आप इन्वॉल्व नहीं हैं, तो जो है आपको ये कंडीशन का पता नहीं चलेगा कि आपका ऑक्सीजन का लेवल लो है, और यू विल फील दैट यू आर फाइन। लेकिन जब यदि आप इसको चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑक्सीजन का लेवल 70 है, 80 है, 85 है या 40 है। तो इस चीज को मिस नहीं करना है। इसीलिए मैंने बोला है कि जो इवन जो स्वस्थ लोग हैं, जो एसिम्टोमेटिक हैं, जो कि जिनको कोई किसी तरीके के सिम्टम्स नहीं है, ठीक है ना, वो लोग भी दिन में कम से कम 2 बार यदि अपना रीडिंग लेंगे तो कम से कम एक उनके पास में मेथड आ गया कि उनको पता रहेगा कि उनकी बॉडी में क्या चल रहा है। आप म्यूट हैं पंकज जी। हाँ सही बोला डॉक्टर। इसलिए हम गांव वालों को यही बोलते हैं कि आप हो सकता है कि आपका खान पान और जिस वातावरण में रहते हो उस हिसाब से आप स्वस्थ दिख रहे हो, लेकिन ये संक्रामक रोग है और कैसे संक्रमण आ जाए पता नहीं चलना। इसलिए हमको मशीन पे भरोसा रखना है। और एक दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि छोटी सी मशीन तो ये खराब, ये मशीन क्या बताएगी जब हॉस्पिटल की बड़ी बड़ी मशीन सही बताएगी। ऑक्सीमीटर के बारे में माना जाता है कि सबसे प्रामाणिक मशीन है, और ये जो रिपोर्ट बताती है ये हॉस्पिटल में वाली मशीन भी वही रिपोर्ट बताएगी जो आपकी अंगुली में लगी है, 1,000 रुपए की जो मशीन है।
तो लाखों रुपए की जो मशीन रिपोर्ट बताती है और जो हजार, दोनों का बराबर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ये किरणों के द्वारा जो हमारे शरीर में या उंगली में जो ब्लड जाता है, तो जब हम ऑक्सीमीटर के अंदर अपनी उंगली डालते हैं ना, तो अंदर से एक लाइट निकलता है। वो लाइट जो है हमारे ब्लड को अंदर से जब क्रॉस करता है, उससे जो उसको सिग्नल मिलता है, उससे वो बताता है। बहुत कोई विशेष जांच नहीं है। ये ब्लड में जो है वो किरण, एक इंफ्रारेड या कौन सा किरण बोलते हैं, वो किरण जब टच करती है, वहां से वो रिपोर्ट लेके वो ऑक्सीमीटर को बताता है। तो बहुत सिंपल किरण आधारित ये मशीन है। तो हॉस्पिटल वाली सही बताएगी और ये घर वाली गलत बताएगी, ये भी भ्रम हमको नहीं लेना है। वो मशीन एकदम प्रामाणिक मशीन मानी जाती है और ये रीडिंग हर कोई मानता है। तो मशीन को लेकर कोई भ्रम न लें। दूसरा, ये संक्रामक बीमारी है, तो एक चीज ध्यान रखें, जब ऑक्सीमीटर आप यूज कर रहे हैं, यूज करने से पहले आप अपनी अंगुली को सैनिटाइज कर लें। यूज करने के बाद उस ऑक्सीमीटर को भी सैनिटाइज कर लें, क्योंकि वो ऑक्सीमीटर अगर आपका 100% व्यक्तिगत है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उस ऑक्सीमीटर को आपसे पहले किसी ने यूज किया और आपके बाद कोई यूज करने वाला है, तो आपकी अंगुली सैनिटाइज होनी चाहिए। और ऑक्सीमीटर आपके यूज करने के बाद ऑक्सीमीटर भी सैनिटाइज होनी चाहिए। और कोई दूसरा यूज करता है उसके पहले भी ऑक्सीमीटर को सैनिटाइज करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं सैनिटाइज करना चाहिए कि उसका पूरा जो है ऑक्सीमीटर का फंक्शन खराब हो जाए। उसका कपड़े पे थोड़ा सा सैनिटाइजर लगा के पोंछ सकते हैं। तो ये आपको ऑक्सीमीटर को लेके ये सारी भ्रम और शंकाएं जो है हमने डिस्कस किया। और अगर इस पे भी किसी को कोई डाउट है ऑक्सीमीटर को लेके, तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम अगला आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीमीटर में पीआई का क्या मतलब है, एक चैट में क्वेश्चन आया है। अच्छा, तो पीआई का मतलब होता है एक्चुअली परफ्यूजन इंडेक्स, ठीक है ना। तो परफ्यूजन इंडेक्स को एक तरीके से जो ऑक्सीमीटर है वो कन्वर्ट करता है आपके लिए परसेंटेज में क्या। ओके। सो अच्छा, बहुत उसका से जो लोग, शॉर्ट फॉर्म है इसलिए उसको हम लोग पीआई बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा बहुत से लोग का क्वेरी आ रहा है कि सर जिसका पल्स रेट 100 से अधिक जा रहा हो उसके लिए क्या करें। गांव में जनरली क्या होता है, लोग खेतों में काम करते हैं या धूप में आते हैं, वो रिलैक्स मोड जो आप बोल रहे हैं नहीं मौका मिलता, आया तो डॉक्टर के यहाँ तुरंत चेक करा लिया, या हमारे ऑक्सीजन बैंक पे भी आया तो साइकिल चला के आया तुरंत चेक करा लिया, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करके आया चेक करा लिया, और उसका पल्स रेट 100 से ज्यादा आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें, या कुछ विशेष परिस्थितियों में 100 से ऊपर ज्यादा आ सकता है क्या, कितना पैनिक हो या ना हो। देखिए, दो चीजें हैं, मैं इसमें एक चीज बता दूंगा कि जो हमारा हार्ट का रेट है, यानी कि जो हमारा हार्ट का बीट है, जिसको हम पल्स भी कहते हैं, ठीक है ना, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। आप ये मान लीजिए, यदि आपका हार्ट सही है तो आपकी मैक्सिमम चीजें सही होंगी, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि यदि किसी भी व्यक्ति का यदि हमको हेल्थ देखना है कि उसका हेल्थ कैसा है, तो हार्ट का जो रेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति के लिए यदि ये नंबर 100 के ऊपर चल रहा है, ये कई चीजों पर डिपेंड हो सकता है। उस व्यक्ति की एज पर डिपेंड कर सकता है, उसकी फिटनेस पर डिपेंड कर सकता है, उसका कोई हेल्थ का पहले से कोई ऐसा कंडीशन है उस पर डिपेंड कर सकता है, या पहले से किसी तरीके की कुछ दवाइयां वो खा रहा है, उसकी वजह से भी कई बार हार्ट का रेट बढ़ जाता है। यदि किसी प्रकार से वो व्यक्ति स्ट्रेस्ड हो चुका है, उसके स्ट्रेस के अंदर है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव है, ठीक है ना, इस स्थिति में भी उसका हार्ट का रेट जो है वो बढ़ करके आ सकता है। क्योंकि इन सभी स्थिति में, या फिर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया किसी बात को लेकर के, उस कंडीशन में भी उसका हार्ट का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यदि ये कंडीशन में यदि किसी का हार्ट का रेट बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो एक तो ये कंडीशन को हटा लेना है। क्योंकि इन सब कंडीशन में क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनको कि हम एड्रेनलिन बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं कार्टिसोल है क्या है। तो हमारे जब जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो जो है स्ट्रेस में होने की वजह से ये दोनों के जब एड्रेनल और कार्टिसोल जब हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा हार्ट का रेट बढ़ जाता है। या किसी वजह से कोई ऐसी कोई किसी ने कोई दवा ले रखी है, कोई कफ सिरप है जिसमें कि कोई स्टीरॉइड वगैरह है या कोई ऐसी चीज है, उसकी वजह से भी हमारा हार्ट रेट ज्यादा आ सकता है। तो सबसे पहले मेन चीज क्या है कि इन चीजों को समझ लेना है। इनकी वजह से तो नहीं हो रहा है, ऐसा है कि अगर इनकी वजह से हो रहा है तो आपको कारण पता है कि किस लिए हो रहा है। अगर इनमें से कोई भी कारण नहीं है
तो फिर जो है आपको फिर मेडिकल डॉक्टर के से संपर्क करना चाहिए कि मेरा जो है ये 100 के ऊपर चल रहा है। अब ये भी हो सकता है कि आपने भाई तुरंत अभी सिगरेट पिया है या बीड़ी पिया है या अभी खैनी लगाया है, तंबाकू लगाया है और तुरंत आपने ऑक्सीमीटर भी लगा दिया, दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को साइड में हटाने के बाद में भी यदि आपका हार्ट का रेट जो है वो 100 के ऊपर जा रहा है तो ये ध्यान में लाने वाली बात है। और आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। डॉक्टर जो है संपूर्ण परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए, तो अपनी टीम को क्या करना है, जब अपनी टीम रीडिंग ले रही है तो उस समय उसको गाइड भी करना। जो आदमी आ रहा है गांव का, देखो तुम्हारा ऑक्सीजन इतना बता रहा है, उसका 2-3 बार चेक कर ले और उसको बताए कि देखो तुम्हारा 94 से नीचे है, अब तुम जो है 2 दिन इसको या 1 दिन मॉनिटर करो, अगर ये इम्प्रूव होता है तो ठीक है। प्रोनिंग एक्सरसाइज के फिर उसको थोड़ा वीडियो दिखा दे यूट्यूब लेके, और 2 दिन तुम वॉच करो, अगर इससे भी नीचे जाता है तो यू गो टू डायरेक्ट डॉक्टर, जो डॉक्टर बोलता है वो करो। तो अपने को उनकी जान बचानी है, इसलिए हमने ये बैंक खोला है। और जान क्यों बचानी है, क्योंकि हमारे आजकल कोरोना के संक्रमण में लोग अचानक से घटना हो जा रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या है, ऊपर से दिखने में स्वस्थ लग रहा है। तो हमारी टीम को गाइड करना है, जिसका भी 94 या 94 से नीचे आ रहा है उनका नंबर लेना है, उनको अलर्ट पे रखना है। निगरानी समिति का भी नंबर आप ले लीजिए, जो सरकारी निगरानी समिति है उनको मैसेज करके बता दीजिए ये बंदा है, ये नंबर है, आप इनको मॉनिटर करिए। और 90 से नीचे वाला अगर कोई मिलता है तो उसको पूरा बताइए कि भाई देखिए आप जो है रिस्क जोन में है, ये रेड जोन है। 87 से नीचे जैसे ही जाएगा लाइफ डेंजर में आ सकती है, और ये 90 से 87 पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। 95 और 95 से ऊपर तो कोई चिंता की बात नहीं, उसको 100 ही मानिए। लेकिन 94 से 90 के बीच येलो जोन है, मतलब सतर्क रहना है, और 90 से नीचे रेड जोन है, जिसमें आपकी जीवन को भी खतरा हो सकता है। ये आपको एजुकेट करके गाइड करके उसको डॉक्टर के पास भेजना है। अपनी तरफ से ना तो कोई दवाई एडवाइस करनी है, ना अपनी तरफ से उसको कोई दवाई देनी है। हमको जो भी रिस्क जोन के लोग हैं वो जो है उसको डॉक्टर से कनेक्ट करना है। दूसरा जो क्वेरी आ रहा है किस उम्र में ऑक्सीमीटर लगाना सबसे उचित होगा, हमको लगता है लेट में आपने ज्वाइन किया है, आप जो है उंगली भी बता दी गई है, नाक भी बता दिया गया है। दूसरा एक लोग का आइडियल ये पूछ रहे हैं कि पीआई कितना होना चाहिए, पीआई, आइडियल पीआई कितना होना चाहिए। एक्चुअली पीआई तो ऐसे हम ऑक्सीमीटर पे देख नहीं रहे हैं, फिर भी अगर किसी को नॉलेज के लिए पूछना है तो मेरे ख्याल से 0.02% से लेके 20% रेंज होती है, जिसको कि नॉर्मल रेंज बोल सकते हो आप पीआई के लिए। क्योंकि हमारे लिए तो पीआई को कन्वर्ट करके ही बताता है आपका जो ऑक्सीजन है। आपका ऑक्सीमीटर है। हाँ, अगर किसी का आईसीयू के अंदर यदि कोई मॉनिटर चल रहा है तो उस मॉनिटर के ऊपर पीआई वैल्यू जनरली देते हैं। हाँ ऑक्सी, आप ज्यादा उस पर टेक्निकल दिमाग मत लगाइए पीआई वाई पे, क्योंकि अपना जो ऑक्सीमीटर डायरेक्ट ऑक्सीजन बता ही दे रहा है ना, नहीं तो क्या जितना जानेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अपने को अलार्म लेवल जानना है कि अलार्म लेवल क्या है, और हमको एजुकेट करना है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीमीटर का। और थर्मामीटर में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे आजकल वायरल और ये सबका भी बड़ा कंफ्यूजन है। एक तो थर्मामीटर यूज कैसे करना, लोग मुंह में लगाते हैं, लोग कंधे में लगाते हैं। तो मुंह में अगर हम लगा के चेक करते हैं तो क्या रीडिंग होना चाहिए, अगर हम आर्म में लगा के चेक करते हैं तो क्या रीडिंग आना चाहिए, और कोरोना में कौन सी रीडिंग इंपॉर्टेंट है जो उसको वायरल फीवर से अलग करती है, ये सब थोड़ा बताइए। मैं एक बार सबको म्यूट करता हूँ, फिर आप अनम्यूट करिए। देखिए, सबसे पहले एक पार्ट मैं और बोल देता हूँ यहाँ पर, कुल मिलाकर के हार्ट के बारे में ही। तो अगर जैसे आपको आपका जो है रीडिंग जैसे 100 के ऊपर दिख रहा है या 100 के ऊपर लग रहा है, तो एक प्रोसेस है। जैसे हमने बोला कि इसके ऊपर हम लोग मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है क्या नहीं, क्योंकि वो पल्पिटेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आप एक काम ये कर सकते हैं कि जनरली आप अपने हार्ट को दोबारा से बूट कर सकते हैं। दोबारा बूट करने का मतलब क्या है कि जैसे हार्ट को रीसेट करना। अब हार्ट को रीसेट कैसे करना है, तो हार्ट को रीसेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप जो है नाक से आपको
जो है आपको लेना है, सांस लेना है और छोड़ना आपको मुंह से है, ठीक है ना। नाक को आपको बंद कर लेना है इस प्रकार से और मुंह से आपको सांस को छोड़ना है। तो दैट इज काइंड ऑफ ए लाइक ए रीसेटिंग योर हार्ट। उसके बाद में भी यदि आपका जो है आपका लेवल, जो हार्ट का बीट का जो लेवल है, यानी कि जो पल्स है, वो अभी भी 100, 120, 130, 140 जा रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज ए समथिंग रॉन्ग विद इट। और प्रक्रिया कितने देर तक करना है, ये नाक से लेके मुंह से सांस छोड़ने वाला? आप 2 मिनट कर सकते हो, 3 मिनट कर सकते हो, और इससे भी अगर इफेक्टिव नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि आप ठंडा पानी ले लीजिए। ठंडे पानी के अंदर आप अपने चेहरे को जो है आप कम से कम जितना देर तक 2-3 बार करके अगर आप डिप कर सकते हो कोल्ड वाटर के अंदर, है क्या है, दैट ऑल्सो हेल्प्स टू रीसेट योर हार्ट एक्चुअली, एंड इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस द पल्स रेट, ठीक है ना। तो ये जो, जिनमें कोई मेडिकल का कोई लेना देना नहीं है, एक बात बोला, ऑक्सीजन के लिए आप प्रोनिंग कर सकते हैं, पेट के बल लेटने वाला प्रोसेस। दूसरा, आप अपने हार्ट को रीसेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको नाक को बंद करके और आपको मुंह से सांस को छोड़ना है, और या फिर आपको एक ठंडा पानी के अंदर अपने चेहरे को आपको डुबोना है। 2 बार डुबो सकते हो, 3 बार डुबो सकते हो, एंड देन यू अगेन सिट डाउन फॉर 10-15 मिनट्स, रिलैक्स। और रिलैक्स करने के बाद में दोबारा से आप अपने ऑक्सीमीटर का यूज करके अपनी सही रीडिंग जो है वो प्राप्त कर सकते हो। तो डॉक्टर साहब, अब थर्मामीटर पे आते हैं। थर्मामीटर में टेम्परेचर एक लोग मुंह में डाल के लेते हैं जीभ के नीचे, एक बाजू में डाल के अंडर आर्म टेम्परेचर लेते हैं। तो दोनों में क्या टेम्परेचर होना चाहिए? और कई जगह जैसे सेंटीग्रेड में बताता है, कई जगह दूसरा जो 36.8 वाला कई जगह थर्मामीटर होता है, कई जगह 98.5 बताता है। दो मेजरमेंट दो अलग अलग आते हैं, हाँ, दो तरह के वो होते हैं थर्मामीटर। तो दोनों मेजर में बताइएगा, और दोनों में होना चाहिए। दूसरा, कोरोना में फीवर कितना होता है और वायरल में कितना होता है? पहले ये क्वेश्चन हम बाद में लेते हैं, पहले हम ये लेते हैं कि मुंह में अगर हम टेम्परेचर लेते हैं और बाजू में लेते हैं तो कितना होना चाहिए? देखो, टेम्परेचर तो सेम ही होना चाहिए, ठीक है क्या नहीं। तो जनरली जब हम माउथ में लेते हैं, तो यदि आपने उसके पहले गर्म पानी नहीं पिया हुआ है, आपने चाय नहीं पी हुई है, या कोई ऐसा गर्म कोई पदार्थ नहीं खाया हुआ है, तो जनरली वो टेम्परेचर सही आएगा, ठीक है ना। या अभी तुरंत आप आइसक्रीम खा के नहीं चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने आइसक्रीम खाई हुई है, तुरंत थर्मामीटर लगा लिया, तो यू मे हैव ए फॉल्स रीडिंग। तो इन सब चीज़ों को साइड में कर देते हैं, जिसकी की वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा दिखा सकता है, ठीक है ना। तो माउथ में आप ले सकते हो, और जब आप आर्म पिट में लेते हो, उसको बोलते हैं हम एक्जिला टेम्परेचर, है क्या है। तो एक्जिला टेम्परेचर जो है वो और ये दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। 0.1, 0.23 अगर कुछ आता है तो देन इट डजेंट मैटर हमें। और इंडिया के अंदर जनरली जो थर्मामीटर यूज किया जाता है, वो इंडिया में फ़ारेनहाइट यूज किया जाता है, सेल्सियस जनरली यूज नहीं करते हैं। तो जो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है वो आपका होना चाहिए, आपका देखने के लिए 98.6 होना चाहिए। तो 98.6 फ़ारेनहाइट अगर आपको दिखा रहा है तो वो सही टेम्परेचर है। और जनरली आपका जो फीवर है, यानी कि यदि कोई बीमारी से रिलेटेड फीवर है और वो 100.4 के ऊपर जा रहा है, तो इट कैन बी ए कोरोना फीवर, ठीक है ना। जो जनरल फीवर होता है वो हमारा 99.3 रहेगा, 99.4 रहेगा, यानी कि लगभग 100 के नीचे रहेगा। वहां तक ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। इट कैन बी बैक्टीरियल ऑल्सो, इट कैन बी बिकॉज ऑफ कॉमन कोल्ड ऑल्सो। लेकिन जो अभी तक जो डेटा निकला है, अगर 100.4 से ऊपर जा रहा है, 100.4 से ऊपर जा रहा है, इट इंडिकेट्स, ओके, आई आई विल नॉट से दैट इट इज श्योर, लेकिन एटलीस्ट ये प्रदर्शित करता है कि शायद आपको ये कोरोना का फीवर हो सकता है। मतलब अगर 100 से नीचे है तो हरारत मानिए, हरारत या बोलते हैं ना, हरारत के कारण बुखार आ गया, थोड़ा थक, बहुत मेहनत किए तो आ गया, मौसमी आ गया। लेकिन 100 से ऊपर है तो इट इज अलार्मिंग। 100.4 से ऊपर जा रहा है तो इसमें ये हो सकता है कि कोरोना का बुखार हो। तो आपको जांच और सतर्कता दोनों जरूरी है। सेल्सियस में भी कई जगह आजकल थर्मामीटर डिजिटल भी आते हैं, वो सेल्सियस में भी बताते हैं। तो जो 98.6 आपने बताया फॉरेनहाइट, उसका सेल्सियस में कितना होगा?
यदि हम सेल्सियस में यदि देखते हैं, ठीक है ना, तो सेल्सियस का जो रेंज है वो जनरली दिया गया है मेरे ख्याल से 37.3, ठीक है ना, या 37.8। तो यानी कि यदि 38 तक है, ठीक है ना, तो इसको फीवर नहीं मानना है। 37 से 38 के बीच में है तो इसको फीवर नहीं मानना है, लेकिन 38 के ऊपर जा रहा है तो देन इट विल बी ए फीवर। ओके। और लोगों को जो भ्रम है मौसमी वायरल का, इसको कैसे दूर करें? या जो सर्दी खांसी हो रहा है, तो कोरोना की सर्दी और नॉर्मल सर्दी में क्या कैसे अंतर करें लोग? देखिए, यदि आपके गले में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, और आपका जो है वो नोज अगर आपका रन कर रहा है, ठीक है ना, आपकी नाक से पानी आ रहा है, ठीक है ना, और कभी कभी आपकी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, ठीक है ना, तो जनरली जो, और आपका फीवर नहीं है, फीवर नहीं है, ना के बराबर है, या यानी कि 99 से नीचे चल रहा है, ठीक है ना, तो जनरली ये हो सकता है कि कोई मौसमी बुखार हो, कॉमन कोल्ड हो सकता है, या सिर्फ जो है कोई कॉमन फ्लू हो सकता है, ठीक है ना। जब कोरोना, अगर ये आपको कोरोना का फीवर होगा या कोरोना की स्थिति होगी तो आपको क्या होगा कि आपको सूखी खांसी